Hello student, NCERT 10th Maths exercise 3.5. Okay, today in exercise 3.5 we discuss about the cross multiplication method. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक ही यूनिक टाइप का मेथड होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड होता है और काफ़ी इजी मेथड है। इसका जो सिस्टम है समझने का वो काफ़ी आसान है। आप इतना समझिए कि आपकी जो इक्वेशन होनी चाहिए, जो क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन जो का फॉर्मेट जो होना चाहिए वो इस फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म का मतलब इक्वल के राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए और जितने भी टर्म्स होते हैं एक्स वाई कांस्टेंट के वो सारे के सारे लेफ़्ट में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप फर्स्टली जितने भी टर्म्स हैं एक्स वाई और कांस्टेंट के उनको आप लेफ़्ट साइड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और राइट साइड में आपको इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये फॉर्मेट होना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल क्वेश्चन में हमारा पहले से ही फॉर्मेट बना हुआ है, राइट साइड में 0 है दोनों में और लेफ़्ट साइड में बाकी टर्म्स हैं। तो यही हमें बना के रखना है, अगर नहीं है तो बनाना है। दिया हुआ पहले से तो वेरी गुड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बोलेंगे, दूसरे को इक्वेशन नंबर सेकंड बोलेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम करते क्या, ये देखिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका एक x का टर्म होता है, ठीक है, उसके नीचे अपॉन का साइन लगाएंगे। इक्वल एक y का टर्म होता है, उसके नीचे भी आप अपॉन का साइन लगाएंगे। एक कांस्टेंट का टर्म होता है, तो कांस्टेंट की जगह पे हम 1 लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सब लोग याद रखिएगा, कांस्टेंट की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, 1 यूज़ करेंगे। ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। x हो गया, y हो गया और कांस्टेंट की जगह पर हम 1 को रख रहे हैं। 1 इज़ अ सिंबल ऑफ कांस्टेंट। ओके, अब हम x के नीचे क्या रखेंगे, x के नीचे हमें कोफिशिएंट्स रखने हैं। अब किसके कोफिशिएंट रखने हैं, तो इसका तरीका ये होता है, जब x के नीचे हमको को लिखना होता है तो x वाले पार्ट को हम छुपा लेते हैं इक्वेशन में। जैसे मैंने देखिए उंगली से, फिंगर से मैंने इसको छुपा लिया है। अब मैंने जब इसको छुपा लिया तो मेरे पास क्या दिखाई दे रहे हैं, ये बाकी के 4 दिखाई दे रहे हैं। -3 -9 जो कि y की कोफिशिएंट है, -3 -9। याद रखिए कोफिशिएंट हमें लिखना है बस। इसको मैं छुपाया तो -3 -9 हो गया और कांस्टेंट में क्या बच रहा है, -3 -2, -3 एंड -2। इस प्रकार से हम लिखते हैं। हमने x को छुपाया तो बाकी के ये जो 4 बच रहे थे, इसको मैं छुपा लिया था तो ये दोनों बच रहे थे। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं पेन रख के आपको काम बताता हूँ तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैंने इसको छुपा लिया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा -3 -9 -3 -2 जो कि हमने यहाँ पे देखो लिखा। ठीक है, अब जब y का टर्म लिखना होगा, y के नीचे लिखना होगा तो y वाले टर्म को छुपा लेंगे दोनों में देखिए y वाला टर्म छुपा लिया तो हमारे पास क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है दोनों। सबसे पहले ये दिख रहा है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लेते हैं। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो हम 1 और 3 लिखेंगे और इसके बाद y वाले को छुपाया था तो बाकी क्या दिख रहा है, एक तो ये हो गया, एक आपका -3 -2 भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 एंड 3 और इसके बाद ये छुप गया था तो बचा था -3 -2, -3 एंड -2। 1 2 3 टर्म्स होते हैं, 3 में से कोई एक टर्म आप छुपा लोगे तो 4 टर्म्स बाकी की दिखाई देंगे, तो चारों को लिखना होता है ना। x वाले में x को छुपा के 4 लिखते हैं, y वाले में y वाले को छुपा के बाकी के 4 लिखते हैं। जब कांस्टेंट की बात आती है तो कांस्टेंट वाले पार्ट को छुपा देते हैं दोनों में, और कांस्टेंट वाले पार्ट को छुपा देते हैं, यानी हमने कांस्टेंट वाले पार्ट को छुपा लिया तो हमारे पास क्या बचा, 1 एंड 3 एंड -3 एंड -9। याद रखिएगा माइनस अगर साइन लगा है दोनों कोफिशिएंट में तो माइनस के साथ आप लिखोगे। ओके, तो हमने कांस्टेंट को छुपाया तो 1 एंड 3 एंड -3 एंड -9। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक बात और आपको याद रखनी है, ये तो लिखने का तरीका है ही है, आपका x पॉजिटिव रहेगा, 1 पॉजिटिव रहेगा, लेकिन y आपका निगेटिव रहेगा। याद रखना, y आपका कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं करना है। x आपका पॉजिटिव रहेगा, 1 आपका पॉजिटिव रहेगा, लेकिन y आपका निगेटिव रहना चाहिए। बाकी नीचे का कैसे लिखने का तरीका होता है वो मैंने आपको बता दिया, आपको वैसे लिखना है, नो प्रॉब्लम। अगर ये चीज़ आपको अच्छे से आ गई बस बहुत आसान है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
नेक्स्ट टर्म आप हमारा होगा, ठीक है, और लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और x अपॉन, अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, यानी -3 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, और फिर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस का। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, याद रखिए -9 का -3 से, तो माइनस माइनस प्लस, 9 3 जा 27, ओके, इक्वल्स टू -y अपॉन, इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 2 -2, हमने कहा माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, मतलब माइनस हमेशा लगता है, फिर दूसरे वाले टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लगाने के बाद ही दूसरे टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू -3, 3 3 जा 9, माइनस का 9, तो माइनस का 9 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इंटू -9, अगला टर्म का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले कौन सा लगाएंगे? माइनस का, है ना, सभी में ये करना है। अब इस टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, माइनस का 9, ओके, बहुत सिंपल है, हो गया ये। x अपॉन, और लिख दीजिए x अपॉन, अब 27 से 6 को माइनस करोगे तो माइनस का 21 बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, -y अपॉन, सब में इक्वल का साइन लग रहा है दोनों तीनों में पार्ट में, -2 प्लस माइनस प्लस 9 इक्वल्स टू 1 अपॉन -9 माइनस प्लस 9, और x अपॉन -21 इक्वल्स टू -y अपॉन, 9 में से 2 जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस कर दोगे, तो 9 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 7, प्लस का 7, और बेटा इधर देखो, ये एक माइनस का 9 है और प्लस का 9 है, तो यहाँ तो 0 आएगा, एक माइनस का एक प्लस का है, 9 से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 0, तो 1 के नीचे अगर 0 बचा, यानी 1 को 0 से डिवाइड करोगे, यानी ये बच रहा है 1/0, ठीक है, 1/0, तो यहाँ पे मामला क्या बन गया? यहाँ तो अभी बताते हैं, 1/0 लिखेंगे फ़िलहाल। अब हम इसका बारी बारी से कंपेयर करेंगे, 1/0 आ गया। नाउ पहले फर्स्ट टर्म को लिखिए, यानी x वाला टर्म को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले x वाला टर्म को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर y वाले टर्म को कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जब लास्ट में हमारा सॉल्व हो जाता है, तो जब सॉल्व करते चले जाते हैं तो लास्ट में क्या होता है? x वाले को कांस्टेंट के इक्वल करेंगे और y वाले को कांस्टेंट के इक्वल करेंगे, दो अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। एक बार कांस्टेंट आपका x के साथ इक्वल में जाएगा जैसे मैंने किया, एक बार कांस्टेंट आपका y के साथ होगा जैसे कि मैंने किया, ये लास्ट में आपको करना होता है, ठीक है। और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, याद रखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इक्वल का साइन बीच में लगेगा, x इंटू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे वेरिएबल ही 0 बन जाए, यहाँ पे देखिए वेरिएबल 0 बन जा रहा है, तो ये सिचुएशन कैसी हो गई? ये सिचुएशन हो गई कि यहाँ पे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल ना, मीन्स नो सॉल्यूशन का केस है ये। जैसे कि मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, पैरेलल ग्राफ वाला, कांस्टेंट ग्राफ वाला, यूनिक सॉल्यूशन वाला, तो हमने एक ऐसा सिचुएशन होता है कहीं पे सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता, तो ये ऐसा केस है जहाँ पे ऐसा लास्ट में सिचुएशन बन रहा है कि हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो वेरिएबल खुद 0 बन जा रहा है, और जब वेरिएबल ही 0 बन जा रहा है तो वहाँ पे नो सोल्यूशन हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पे आपको ऐसा सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और स्टूडेंट्स यहाँ पे घबरा जाते हैं कि अरे अब क्या होगा, तो अब क्या नहीं होगा, वहाँ पे नो सोल्यूशन का केस होता है, वहाँ पे सीधे लिखिए सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, ओके। जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ x और y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगी। जहाँ पे x और y यानी वेरिएबल खुद 0 होने लगे तो वहाँ पे आपको लिख देना होगा सोल्यूशन नॉट पॉसिबल।